चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 10th की फ़िज़िक्स। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, पूरी चीज़ें लिख तो नहीं पाएंगे यहाँ पर, लेकिन अधिकतर चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे ताकि वो आपके लिए एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ठीक रहे। तो सबसे पहले आते हैं हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन क्या है? जब कोई लाइट किसी मीडियम से टकराती है और वापस चली जाए तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, अब लाइट क्या है? क्योंकि ये लाइट चैप्टर है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्म है, उसका रूप है, जो सीधी रेखा की तरह चलती है, वो कहीं पर बेंड नहीं होती है। ठीक, तो मैं मानता हूं कि ये आपके पास कोई मीडियम है, मान लेते हैं ये मिरर ही है। क्या है? मिरर है, इसका नाम है एम। ठीक, जब लाइट आएगी तो जो लाइट आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर वो टकराती है उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खड़ा किया जाता है, उस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया जाता है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ठीक, तो जो आने वाली रे है वो जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे कहते हैं आई, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। फिर आकर उस मिरर पर जिस एंगल से आई है उसी एंगल से आगे चली जाती है। ठीक, तो जो जाती है तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। ठीक, अब ये चीज़ें आप पूरी जान गए कि जैसे लाइट आती है, किसी मीडियम से टकराती है, उसी वापस उसी मीडियम में चली जाती है, लौट जाती है। लेकिन जो एंगल बनाती है नॉर्मल से दोनों, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जो रिफ्लेक्टेड होती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, ये रिफ्लेक्शन का है, रिफ्रैक्शन का नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन का है। ठीक, तो अब इसमें कुछ नियम है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ये कहता है कि जो आने वाली रे है, जो इंसिडेंट रे है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, देखिए आने वाली रे, जाने वाली रे और ये नॉर्मल एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। एक ही पॉइंट का मतलब एक सिंगल पॉइंट पर लाई करेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो क्या होगा? सेम होगा। पहला और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये दोनों रूल है किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। जो आने वाली रे, जो जाने वाली रे है वो, और ये जो नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। और दूसरा रूल कहता है कि जो आने वाला एंगल है, जो बना रहा है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, समझ में आ रही बात है? यदि कोई रफ सरफेस है, कोई रफ सरफेस है और लाइट आई है, यहाँ पर टकराई है, तो इससे हम पहले नॉर्मल बनाएंगे, फिर देखेंगे ऐसे जा रही है। ठीक, तो जो आने वाला है और जो जाने वाला है ये इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक,
इससे दिखा देते ताकि और आसानी से समझ में आए। ठीक, तो इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। अब जो रिफ्लेक्शन है इसके अंदर मिरर है। क्या है? मिरर है। रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर है। पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। मिरर इसलिए क्योंकि यह रिफ्लेक्शन करेगा। कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, प्लेन मिरर ऐसा मिरर है जो इमेज को जैसे का तैसा ही दिखा देता है। जैसे जितना बड़ा मैं हूं उतना बड़ा ही उसमें दिखाएगा, इसमें कोई भी सेम इमेज। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है वो इनलार्ज कर देता है और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसे रिड्यूस कर देता है, मतलब छोटा करता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, बल्कि और जो कॉनकेव मिरर है वो इनलार्ज करके बड़ा करके दिखाता है। ये डेंटल लोगों के पास होता है, डेंटल। और ये होता है गाड़ियों में लगा होता है साइड मिरर। ठीक, साइड मिरर होता है, लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक, प्लेन मिरर में सेम इमेज होता है, कॉनकेव में बड़ा दिखाता है, कॉन्वेक्स में छोटा दिखाता है। ठीक, अब हम आते हैं, रिफ्लेक्शन आपका खत्म हो गया है। अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन पे। किस पे आते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन उसे कहते हैं कि री का मतलब दोबारा, फ्रैक्शन माने टूटना, दोबारा टूट जाए। ठीक, मान लेते हैं कि आपके पास कोई मीडियम है। मीडियम हो सकता है ग्लास हो। क्या हो? ये आपके पास ग्लास है, इतना मोटा ग्लास है। जब लाइट आएगी तो इस पे एक नॉर्मल क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पर नॉर्मल क्रिएट कर रहे थे, खड़ा कर दिया था, वहीं पर नॉर्मल ये, तो ये बनाएगा इंसिडेंट एंगल। ठीक, ग्लास है, इसका मतलब लाइट पार करके चली जाएगी। क्या होगा? लाइट पार करके चली जाएगी, वापस नहीं जाएगी, बल्कि इसी मीडियम में जाएगी। अब देखिए, इस मीडियम में जाने के लिए जानी चाहिए ऐसे, लेकिन वो थोड़ा से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। और झुकेगी कब? जब ये एयर है, हवा है, और ये ग्लास है। क्या है? ग्लास। अगर ग्लास हवा से ज़्यादा डेंसर है तो उसकी तरफ बेंड हो जाएगी या झुक जाएगी। तो ये झुक जाएगी, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये स्नेल लॉ बताता है, स्नेल लॉ। ठीक, n इजिकल टू इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n से डिनोट करते हैं इसे, साइन i बाई साइन r। ठीक, साइन i बाई साइन r। जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये कहाँ गई है? इस टाइप में। और जब यहाँ पर फिर एक नॉर्मल करेंगे तो डेंसर से अब रेयरर में जा रही है, तो फिर वो नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, रिफ्रैक्शन में दोनों लॉ है कि जो आने वाली रे है और जो नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये सब एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है, इनका साइन का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हमने देख लिया। अब रिफ्रैक्शन में आगे अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे, पहले रिफ्लेक्शन क्या करवाते हैं। ये आपका एक कॉन्सेप्ट था समझाने के लिए। ठीक, चलिए ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अब आएंगे रिफ्लेक्शन के अंदर जो मिरर है
उन मिरर का साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है, या कैसे उनको हम बताएंगे कि इनका जो वैल्यू है वो निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर बनता है इस टाइप का, ठीक। कॉनकेव मतलब केव माने गुफा, तो इसलिए ये किस टाइप में दिख रहा है, गुफा की टाइप का दिख रहा है। तो कॉनकेव मिरर है, तो इसलिए हम पीछे रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देंगे, ठीक। ये जो मिरर बना हुआ है तो कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से बना होगा, सेंटर होगा यहाँ पर। मैंने आधा काटा है, पूरा नहीं। तो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होकर जाती है जिन्हें हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब इसको इरेज कर सकते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो उसमें, ठीक। इतना मिरर हमने पकड़ के रखा है ताकि इसी से हम इमेज को बनाकर दिखाएंगे, ठीक। अब इस पॉइंट को हमने माना है न्यूट्रल पॉइंट। क्या माना है? इसका मतलब यहाँ पर 0 होगा। इससे लेफ्ट साइड कोई भी चीज़ें आप लेंगे वो निगेटिव कहलाएंगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम, बीच के पॉइंट को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का वो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव अगर कॉनकेव मिरर के सामने रखा है तो उसे यू से डिनोट करते हैं, और यू प्लस में माइनस में लिया जाएगा। सॉरी, फोकल लेंथ यहाँ से लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं तो वो निगेटिव होगा। दूसरी बात, यू जो है इसके सामने रखा हो तो लेफ्ट साइड पे है तो ये भी निगेटिव होगा, ठीक। अब आपका इमेज कहाँ पर बन रहा है वो आप फार्मूले से निकालेंगे। यदि v की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव तो ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। लेकिन अगर v की वैल्यू माइनस आ रही है तो रियल होगा, ठीक। समझ में आ रही बात है? अब फार्मूला इसके साथ जो एसोसिएट है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो फोकल लेंथ या इमेज कहाँ पर बन रहा है उसकी दूरी, या इमेज कहाँ पर रखा हुआ है उसकी दूरी निकालने का फार्मूला है। अब इसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। इमेज कितना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा था, तो उसका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एक और चीज़ के बराबर था -v अपॉन u के। ये फार्मूला जो है ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निकालने के लिए, ठीक। यही चीज़ें सेम पूरी तरीके से है कॉन्वेक्स मिरर में। ये किसका है? कॉनकेव मिरर। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इधर से बनाएंगे हम, वेक्स माने उभरा हुआ होना। तो देखिए इधर का उभरा हुआ और पॉलिश थोड़ा अंदर की होगी। इसमें भी बीच से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर भी फोकल लेंथ होगा, ठीक। इस बार देखिए अगर ये पोल है तो पोल के दाहिनी साइड आपको फोकस मिल रहा है। यहाँ पर बाईं साइड मिल रहा था तो माइनस में था, और यहाँ पर दाहिनी साइड मिल रहा था F बराबर प्लस, जो फोकल लेंथ है वो प्लस में आएगा, या फोकल लेंथ आपको प्लस में लेना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है तो ये लेफ्ट साइड पे रखा हो तो u बराबर होगा माइनस में, ठीक। अगर v की वैल्यू आ रही है प्लस में तो ये वर्चुअल होगा, अगर v की वैल्यू माइनस में आ रही है तो रियल होगा, ठीक। इतनी चीज़ें आप समझ पाए। फिर आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला वही है, सेम है जो यहाँ पर था, ठीक। तो आपको इतना समझने में शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम इसके बाद जब फार्मूले से क्वेश्चन करेंगे तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। चलिए ठीक है, आपको एक एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं, ठीक। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है,
ठीक, वो भी 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका मतलब जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस कॉनकेव मिरर से के सामने वो कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम इसे U से डिनोट करते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी दूरी। देखिए इस पोल से लेफ्ट साइड पे है, इसलिए ये -30 हो जाएगा। ठीक, अब शायद क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, फोकल लेंथ F की वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड पे है 10 सेंटीमीटर पे, तो हम -10 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, अब हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि V की वैल्यू बताइए क्या होगी। ये वर्चुअल होगा या रियल होगा, और फिर पूछ रहा है मैग्निफिकेशन बताइए, फिर पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज बताइए। इसका मैग्निफिकेशन बताइए कितना बड़ा बनेगा और कितने सेंटीमीटर का बनेगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा। ठीक, चलिए ठीक है, फार्मूले में रखते हैं 1/f, f की वैल्यू -10 इज इक्वल टू 1/v, यही v तो निकालना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू -30। ठीक, अब देखिए v की वैल्यू निकालनी है, 1/30 इधर ले आए तो 1/30 प्लस में हो जाएगा, और -1/10 पहले से इज इक्वल टू 1/v। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, या 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/30 माइनस 3/30 इज इक्वल टू 1/v। 30 सेम है तो इसलिए हम नीचे 30 लिखेंगे और ऊपर की चीज़ें जुड़ जाएंगे, -3 + 1 -2, तो 1/v इज इक्वल टू -1/15। देखिए 2 × 2, 2 15 जा, हाँ देखिए v की वैल्यू यहाँ पर आ रही है -15। क्या आ रही है, 1 बराबर है 1 के, तो v बराबर है -15 के। देखिए v किस में आ गया है, -15 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक, दूसरी बात, ठीक, अब हमसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन बताइए, मैग्निफिकेशन m, मैग्निफिकेशन निकल आएगा तो हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन -v/u, -v की वैल्यू अभी क्या निकाले हो, -15, u की वैल्यू है -30। देखिए माइनस माइनस प्लस, m इज इक्वल टू -15/30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, m इज इक्वल टू -0.5। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो आधा गुना हो गया, पहले 1 था तो अब आधा हो गया, और माइनस ये बता रहा है कि आपका जो इमेज बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक, पहले इमेज कितना बड़ा था, 3 सेंटीमीटर का, अब उसका आधा हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज जो बन के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, ये वाले से। मैग्निफिकेशन कितना है, 0.5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस में ये बता रहा है कि उल्टा बन रहा है। ठीक, चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पर एक फार्मूला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इरेज कर लें। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप में बनेगा।
इसका फोकल लेंथ दाहिनी साइड पर है पोल से, इसलिए हम f को क्या लिखेंगे +10, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो बाईं साइड रखा है लेफ्ट साइड पे, इसलिए हम इसे लेंगे -20 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा है, कह रहा है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इमेज कहाँ पर बनेगा और उस इमेज की हाइट कितनी होगी। ठीक, फार्मूला हमारे पास है, तुरंत अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल के दिखाएंगे। 1/f की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू है -20। ठीक, तो 1/10 -20 इस पार आएगा तो +1/20 हो जाएगा और उधर होगा 1/v। देखिए 20 10 जा 200 अपान 20 1 जा 20 10 1 जा 10, 20 + 10 30 इज इक्वल टू 1/v। 0 से 0 तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 20/3। v की वैल्यू क्या आ गई 20/3, वो भी प्लस में आई है। ठीक, प्लस में आने का मतलब ये क्या है, ये वर्चुअल बना है। ठीक, अब कितना बड़ा बनेगा ये कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला बताएगा। क्या, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। हाइट ऑफ इमेज ही पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v की वैल्यू है 20/3 अपान u की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस माइनस प्लस हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 अपान 4 3 जा 12। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, पॉइंट लगाएंगे 8 हो जाएगा 80, 12 6 जा 72, 80, 12 6 जा हाइट जो है इमेज की वो कितनी हो जाएगी 1.66 सेंटीमीटर का। ठीक, पहले कितना था 5 सेंटीमीटर का, अब कितना हुआ हाइट 1.66 सेंटीमीटर का बचा हुआ है, लेकिन ये इरेक्ट होगा, खड़ा बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। ठीक, इरेक्टेड बनेगा। तो आपका ये भी न्यूमेरिकल हो गया है। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन पे सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसी चीज़ का। तो सबसे पहले स्नेल लॉ क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है स्नेल लॉ sin I/sin R। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि जो आने वाला एंगल I है और जो बेंड होगा वो R है, और फिर यहाँ पर ये भी R हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल है वो बराबर होता है, और फिर यहाँ का एंगल इसके एंगल के बराबर हो क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये I हो जाएगी। अब इससे हम लोग निकाल के दिखाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin R बाई sin I। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर तो एंगल R अपान एंगल I। फिर हम निकालेंगे एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा sin I बाई sin R। ठीक, ये वाला I एंड ये वाला R। ठीक, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1। किस लिए बनाया है, क्योंकि हम लिखेंगे sin R बाई sin I मल्टीप्लाई बाई, देखिए इसकी वैल्यू हमने लिख दी, अब इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं sin I बाई sin R। देखिए यहाँ से sin I से sin I, sin R से sin R। तो हम देख रहे हैं NGA
इज इक्वल टू 1/GNA। देखिए, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कुछ है तो उसका रेसिप्रोकल होता है एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहाँ से निकल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो किसके बराबर है? उसके रेसिप्रोकल के। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले एन लिख दीजिए, ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/5। क्वेश्चन समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/5। फिर उसी में देगा क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 13/8। कोई भी क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 13/8। अब आपसे ये पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताइए। एयर का मामला नहीं है, दोनों क्वेश्चन देगा। अब ये पूछ लेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब ये देगा तो आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और जो इधर है उसको नीचे कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर यहाँ पर ए लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है? 13/8 अपान इसका है 4/5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 13/8 मल्टीप्लाई बाई 4/5। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 13/10 इज इक्वल टू 1.3, या यही लिख सकते हैं, कोई भी एक चीज़ ले। तो यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो सवाल है वो आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/5। अब पूछ लेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है, बस 5/4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात? अब एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत ही रेयर केस में, या ये समझ लीजिए कि हर 2-3 साल पे पूछा ही करता है। लिख देगा कि एक ग्लास है, उसके अंदर कोई लाइट जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो बताइए उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी? तो आप फार्मूला याद रखिए, n = c/v, ये फार्मूला होता है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। v आपको पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, तो v = क्या हो जाएगा? c/n। c की वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान n की वैल्यू है 1.5। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगा आपका, इतना आएगा। इसका मतलब जो स्पीड है लाइट की वो स्लो हो जाएगी ग्लास के अंदर। जब कोई डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो स्लो हो जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये पूरा ख़त्म हो गया है। अब इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।